विद्यालय अर्थात शिक्षा का मंदिर। मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करें तो शिक्षा हमेशा नींव स्थापित करने का कार्य करती आई है और इस नींव की पहली ईंट की कुछ पंक्तियां होती हैं प्राथमिक शिक्षा। परंतु तमाम गैर जरूरी मुद्दों, राजनीतिक बहसों, सरकारों द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन के अनेकों प्रयासों के बावजूद भी देश की अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए सबसे अहम एवं आधारभूत प्राइमरी शिक्षा की मौजूदा स्थिति वैसी नहीं हो पाई है जैसा कि सरकार और समाज की परिकल्पना रही है। आज सरकारी स्कूलों का जाल पूरे देश में फैला है। वांछित और हाशिए पर रह रहे समाज के बच्चों तक भी स्कूलिंग पहुंच चुकी है। पिछले 3 दशकों में भारत में स्कूली शिक्षा का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षा सार्वभौमिक भी हुई है। आज देश के पिछले इलाके में भी सरकारी स्कूल मिल जाएगा, जिन इलाकों में आज़ादी के बाद तक भी शिक्षा का दिया नहीं जला था। एक देश के रूप में हमने सभी तक शिक्षा की पहुंच के लक्ष्य को करीब करीब हासिल कर लिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज 99% परिवार सार्वजनिक शिक्षा के दायरे में आ चुके हैं। भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की गिनती दुनिया के सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में होती है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद आज करीब 50% शहरी और 80% ग्रामीण बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का काम सरकारी स्कूल ही कर रहे हैं। मगर वहीं सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट तथा कई गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आंकड़ों की माने तो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो रही है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के सीखने की दर में भी गिरावट आई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों के लिए, मैं भी खुद अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से मेरी स्टार्टिंग है और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार चलाती है उसका मैं स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक मुहिम जो चल रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दौर चेंज हो रहा है। एक दौर आता है कि अब पब्लिक चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर है, हमारे यहाँ हाई परसेंटेज का क्वालिफाइड टीचर हमारे यहाँ है, उसको भी स्पेशल ट्रेनिंग हमारे यहाँ से दी जा रही है। तो वो टीचर हमारा बेटर है उस प्राइवेट स्कूल के मुकाबले जो इंटरमीडिएट या 12th या ग्रेजुएशन वाले कोई पढ़ा रहा है, जो ट्रेन भी नहीं है। और आज जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वैसे इसका बेस्ट इम्पैक्ट है कि नामांकन दे वो हमारा बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 56 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरठ जनपद में 1,22,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट है, अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें। पूरे देश भर में अगर हम ज़मीनी आकलन करें तो यकीनन सरकारी स्कूल लगभग अपाहिज हैं। कहीं इन स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है तो कहीं फर्नीचर, न साफ पानी पीने की सुविधा, न बिजली, न पंखे, योग्य अध्यापकों की कमी भी है। जब कोई नेता, अफसर या बड़ा व्यापारी अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में कराता है तो ये एक नेशनल न्यूज़ बनता है। पूरे देश में फैला ये सरकारी स्कूली तंत्र सस्ता सुलभ माध्यम साबित हुआ है शिक्षा के प्रसार में, मगर वहीं इस सरकारी स्कूलों तंत्र के सामने ढेरों चुनौतियां आई हैं। सबसे पहले वेल क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी, ज़रूरी आधारभूत सुविधाओं का ना होना, बच्चों की कम होती संख्या, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ना, समाज का नकारात्मक रवैया, अभिभावकों का सरकारी स्कूल से उठता भरोसा, शिक्षा का बाजारीकरण। चूँकि हमारे देश में शिक्षा राज्य का विषय है और हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएं हैं, जिसका सीधा प्रभाव स्कूलों के क्रियान्वयन पर पड़ता है। आज देश में 92,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे दम ले रहे हैं। वहीं देश भर में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जाते हैं बहुत सी जगह पर, जिसके कारण पैरा टीचर नियुक्त किए गए हैं जिनका मानदेय दिहाड़ी के मजदूरों जैसा है, जिसके कारण भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में बाजारीकरण और निजीकरण भी तेजी से फल फूल रहा है। शिक्षा का निजीकरण सीधे सीधे सरकारी स्कूली तंत्र पर हमला है, जिसकी चपेट में सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली आई है। भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है
जिसका मतलब है कि सरकार 8वीं तक की प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। हालांकि बाजारीकरण के दौर में इसे व्यवसाय या गरीबों के लिए मुफ्त सब्सिडी के रूप में देखा जाता है। जबकि देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, एक तरफ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल जिनकी फीस 100 रुपये से लाखों तक है। बहुत से शहरों में ऐसे कई नामचीन प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें एडमिशन के लिए मंत्रियों की सिफारिशें करानी पड़ती हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली डाइस के आंकड़े बताते हैं, देश में 11 लाख सरकारी स्कूल 19.77 करोड़ बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं। वहीं करीब 3 लाख निजी स्कूल हैं जो करीब 8.5 करोड़ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न के जो स्कूल है वो दुकान हो गई, कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है उनका, वो उन्हें तो केवल एक मार्कशीट देनी है लास्ट में अपना फुल पेमेंट लेके। बच्चे का पढ़ा नहीं पढ़ा क्या है वो साहब कहते हैं आपके पास रहता है कि 18 घंटे बच्चा हम नहीं पढ़ा सकते, आप पढ़ाइए। दरअसल उदारीकरण के बाद उभरे मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर कर लिया है। जो अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में नहीं भेज सकते, उनके लिए धड़ल्ले से सस्ते निजी स्कूल खुल रहे हैं। सरकारी स्कूलों को मध्यम वर्गीय व उच्च वर्गीय अभिभावक तौहीन की नज़रों से देखते हैं। निजीकरण के पैरोकार स्कूली शिक्षा को बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं और निजीकरण के इस फलते फूलते शिक्षा के बाजार की सबसे बड़ी बाधा है सरकारी स्कूल। और इसी रुकावट को ध्वस्त करने के लिए नई नई चालबाजी व हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सरकारी शिक्षा तंत्र को तार तार करने, इसका नेगेटिव इमेज डेवलप करने में इन प्राइवेट लॉबी और शिक्षा के बाजार के माफियाओं को नेताओं और नौकरशाही के भी समर्थन प्राप्त हैं। हमने देखा कि आजकल बहुत लोगों में ट्रेंड एक है कि पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ाना चाहते हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत से लोग ये नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा कि अगर जिन टीचर्स को इतनी तनख्वाह मिलती है, अगर वो अपने अंदर आत्मशक्ति कर ले कि हमें बच्चों को जिस मुद्दे के लिए हम पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उसका अगर 20% भी देंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छे बच्चे निकाल सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। जब हम छोटे थे, हम भी ग्रामीण परिवेश में पढ़े, तो हमने 2 चीज़ें देखी थी। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर को भगवान गुरु मानते थे, और जो हमें शिक्षा देता था उसे गुरुवारू मानते थे। हम सोचते इन दोनों में ईमानदारी है, लेकिन समय के साथ साथ मुझे कहने में कोई शक नहीं है, इन दोनों में हम न कहीं हटे हैं। ना भगवान का रूप डॉक्टर रहे, ना टीचर जो जिसे गुरु मानते थे वो रूप भी उनमें देखने को मिलता। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 9 साल हो चुके हैं, फिर भी 90% से ज़्यादा स्कूल आरटीआई मानकों पर खरे नहीं उतरते। सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा से सभी अवगत भी हैं। कानून होने के बावजूद भी सरकारें स्कूलों की जिम्मेदारी उठाने में कमज़ोर साबित हुई हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों पर से समाज का भरोसा उठा और शिक्षा का निजीकरण फला फूला। सार्वजनिक स्कूलों का भविष्य इसके संचालनकर्ता, समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया। 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षा की योजना व प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी की बात पेश की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी सभी सरकारी व अनुदान प्राप्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है। 18 अगस्त 2015 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, न्यायपालिका व अन्य सभी लोग जो सरकारी वेतन का लाभ लेते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। अदालत ने ये भी कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सज़ा का प्रावधान किया जाए। उस वक्त अदालत ने इस आदेश का पालन करने के लिए 6 माह का वक्त दिया था, मगर आज 2019 तक इतना वक्त बीत गया, फिर भी सरकारों ने इस पर अमल तक करना उचित नहीं समझा। लकड़ी की काठी काठी
बदहाल स्कूल, कमज़ोर होता संचालन, घटती विद्यार्थियों की संख्या, मूलभूत सुविधाओं की कमी, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर शिक्षक चाहे तो अपनी सोच, समझ, समर्पण, कर्तव्य और निष्ठा के बल पर हर एक सरकारी स्कूल का कायाकल्प कर सकता है। देश में ऐसे कई शिक्षक सुर्खियों में आते रहते हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ शिक्षक धर्म को सही से और निष्ठा से निभाया बल्कि सरकारी स्कूल का कायाकल्प भी किया है। ऐसी ही एक शिक्षिका हैं पुष्पा यादव। वास्तव में एक प्रेरणादायक उदाहरण है रजपुरा का जो अपना ये प्राथमिक विद्यालय है, और ऐसी स्कूल शुरुआत करें। मैं गया स्कूल में, मैंने काफ़ी उनका संवर्धन भी हमने कहा, बधाई दी, शुभकामनाएं दी उनके लिए, और कहा कि हम जहाँ भी अपना सहयोग कर सकते हैं उसमें सहयोग भी करेंगे। आर्थिक रूप से जरा भी सक्षम व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय ना भेजकर निजी स्कूल में भेजना पसंद करता है, लेकिन इस धारणा पर कुठारघात करती मेरठ के रजपुरा इलाके के सरकारी प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका पुष्पा यादव के अथक प्रयासों ने इस धारणा को पूर्णतया नई दिशा प्रदान की है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों की दयनीय दशा में सकारात्मक सुधार की लौ प्रदीप्त करती है। पुष्पा यादव ने कुछ ही वर्ष में इस स्कूल की रंगत बदल दी और इस स्कूल को सूबे के स्मार्ट स्कूल में ला खड़ा किया है। पुष्पा यादव से मेरा मिलने का सौभाग्य अब से 5-6 साल पहले मुलाकात हुई, तो कुछ दिन बाद मेरा एक मन हुआ तो मैं एक दिन स्कूल गया, तो मैंने जाकर देखा कि वास्तव में उसकी साफ सफाई, विजन, बच्चों को पढ़ाने का तरीका वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो हमने उनसे कहा कि मैं रोटरी क्लब से और NCMI बहुत सारी संस्थाओं से हम जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने सोचा कि समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं पीढ़ी के लिए, अच्छी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी को बनाने के लिए। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं और हमें उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है जितनी पब्लिक स्कूल्स में मिलनी चाहिए। तो मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था उस टाइम। तो हमने सोचा कि जो बच्चे जिसके लिए पढ़ाना चाह रहे हैं, पुष्पा जी उनकी टीम हेल्प करती है, तो हम पूरी फैसिलिटी जो पब्लिक स्कूल्स में होती है अगर हम वो अवेलेबल करा दें तो शायद ये बच्चे आगे आ सकते हैं। तो हमने स्कूल की तरफ से हमारे LED दी और उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, और वो बच्चे बड़े खुश होते हैं। उस सारी चीज़ें जो दुनिया की चीज़ें उनके सामने नहीं आ पाती थी और जो टीचर्स उन्हें केवल बताते थे वो देख के उसे सीखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बच्चे एक दो कमरों में गर्मी थी, बहुत पसीने आ रहे थे, तो हमने उनसे पूछा, तो हमने 8-10 पंखे मैं रोटरी क्लब की तरफ से दिलवाए। पुष्पा यादव की मेहनत, लगन, समर्पण और टीम की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि रजपुरा मेरठ का यह सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से भी बेहतर नजर आता है। शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थी की संख्या, बेहतर वातावरण के साथ साथ प्रबंधन और संचालन के इस विद्यालय ने देश प्रदेश के सामने नज़ीर पेश की है। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस विद्यालय को जगह दी गई है। पुष्पा यादव एक हमारी इंचार्ज अध्यापिका हैं रजपुरा प्राथमिक विद्यालय, और उनको जो हमारी वेबसाइट है उसमें उनका स्कूल, क्योंकि हर मंथ उसमें स्कूल सिलेक्ट होता है बेस्ट स्कूल कौन सा, उसमें भी वो स्कूल का नाम आ चुका है और इनके कई लेखन और निबंध पारिकर्म में इनको पारित किया जा चुका है। तो इनका अच्छा कार्य है, स्कूल के प्रति डिवोटेड है, और विशेष आवश्यकता और नीड वाले बच्चे हैं, CNW वाले बच्चे जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया। और इसके देखते देखते हमारे ब्लॉक में कई अन्य विद्यालय अच्छे श्रेणी में आने लगे हैं, और जिससे बेसिक शिक्षा में नामांकन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो तमाम निजी स्कूलों को मात दे रहा है। हर जगह इस स्कूल की प्रशंसा होती है। यहाँ बच्चे ज़मीन पर नहीं बैठते, फर्नीचर है, टाइल्स लगे हैं, दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग है। दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ खास व्यवस्था है। समर कैंप होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए उम्दा लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है। बच्चों की सेहत के लिए समय समय हेल्थ कैंप आयोजित किए जाते हैं। और तो और संभवतः यूपी का यह पहला एकमात्र स्कूल है जहां LED के जरिए स्मार्ट क्लासेस होती हैं,
जहां बच्चे ऑडियो विजुअल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज बेसिकली हम लोग एनडीडी डे मना रहे हैं। एनडीडी का मतलब होता है नेशनल डिवर्मिंग डे, जो कि हमारा हिंदी में अगर कहते हैं तो हम जो कृमि के लिए जो वर्म्स होते हैं बच्चों के पेट के लिए, उसके लिए हम एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, जो सरकार की ओर से दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और हम लोग बच्चों को ये दवाई देने आए हैं ताकि बच्चों में जो कृमि का संक्रमण होता है उससे इन बच्चों को बचाव मिल सके। उसमें क्या होता है कि जैसे कृमि हो जाते हैं बच्चों के पेट में, उससे बच्चों का पेट खराब रहता है, खून की कमी आती है, बच्चे अक्सर थकावट में रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए, ताकि जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकसित अच्छे से हो सके, वो ज़िंदगी में आगे अच्छे से रह सके, हेल्दी रह सके। ये प्राथमिक विद्यालय रजपुरा विकास क्षेत्र रजपुरा के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक है। इन्होंने जो सबसे अच्छी बात की है कि समुदाय को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया है, अपनी कक्षाएं दिखाई हैं और बच्चों की जो शैक्षिक संप्राप्ति है उसको गार्जियन अवगत कराया, जिसकी वजह से गार्जियनों में बड़ा असर पड़ा है और वो स्कूल के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और उनको देख के दूसरे गार्जियन भी अपने बच्चों को अपने इस विद्यालय में नामांकित करा रहे हैं। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट उनका किया है कि उन्होंने जो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उन्हें शिक्षा से जोड़ा है और पाठ्यक्रम को इतने रोचक और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और ऐसे अगर स्टाफ और बाकी स्कूलों में भी मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे स्कूल बहुत अच्छे तरीके से संचालित होंगे और बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इस इलाके का आलम यह है कि इस स्कूल और यहाँ की गुणवत्ता के चलते आसपास के अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर यहाँ दाखिला करा रहे हैं। इरादे जिनके बुलंद होते हैं, जिनमें दूरदर्शिता होती है, बदलाव का जो साहस रखते हैं, किसी भी तरह मार्ग खोज ही लेते हैं। इसकी अडिग और अचूक धैर्य की मिसाल बनी है इस विद्यालय की हेडमास्टर पुष्पा। इन्होंने मेरठ के इस प्राइमरी स्कूल की तस्वीर बदलने का निर्णय लिया और पूरा भी किया। हमारा एक प्राइमरी स्कूल था जो बहुत ही खंडर हालत में, जर्जर हालत में था और मैं भी उसी का पढ़ा हूँ उस समय। ना कोई बाउंड्री थी, ना बिल्डिंग थी, ना बैठने के लिए फर्श था। अपना कट्टा ले जाते थे दबा के बगल में। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया तो सरकारें बदली, सरकारों का थोड़ा सा विजन बदला। जो नए टीचर आए वो बहुत एजुकेटेड और पढ़े लिखे। मेरे गांव के बहुत सारे परिवार जो अफोर्ड कर सकते हैं सीबीएसई को, वो अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो टीचर है मेरे यहाँ पुष्पा यादव जी। तो बहुत करती हैं, उन्होंने टीम वर्क किया है, टीम बना के काम किया है। और जो हम गांव के लोग हैं, हमसे कहीं सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो हम भी उनके जज्बे में अच्छा लगता था कि वो सहयोग चाहते थे, उनके जज्बे में साथ रहे। हमसे सहयोग जो भी मांगा गया हमने सहयोग दिलवाया और दिया खुद। दरअसल 2013 में जब वे यहाँ प्रधानाध्यापक बनकर आईं तो विद्यालय उसी तरह का था जैसा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर स्कूल होते हैं, जहाँ न सुविधा न शिक्षा का वातावरण था। अन्य स्कूलों की तरह ही इस स्कूल में 4 दीवारी तक नहीं थीं और गांव वाले अपने पशु बांधते थे। दूर से देखने पर स्कूल झाड़ियों से ढका जर्जर भवन लगता था। पुष्पा ने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी और ठाना कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। एक शिक्षिका, एक महिला, एक बेटी, एक माँ ने हर तरह से सबसे पहले ग्रामीणों को घर घर जाकर समझाना शुरू किया कि ये सरकारी स्कूल आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए है। उन्होंने इतना प्रयास करा है व्यक्तिगत रूप से भी और सरकारी रूप से भी, टाइम पे जो है रोटरी क्लब से भी उन्होंने योगदान दिया है। कहीं भी हमें अपने विद्यालय को देख के नहीं लगता कि ये प्राइमरी विद्यालय है। जो आप कॉन्वेंट में शिक्षा लेते हो या इंग्लिश मीडियम में शिक्षा लेते हो, हमारे विद्यालय के जो क्लासरूम हैं, जो फर्नीचर्स हैं, आप वॉल पेंटिंग देख लीजिए, ऑफिस देख लीजिए प्रिंसिपल्स का, तो कहीं भी आपको ये एहसास नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये वास्तव में प्राइमरी विद्यालय है। तो ये तो सीख लेने की बात है कि पुष्पा जी इतने अच्छे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने इतना विकास करा है, हमने भी सहयोग दिया है कि सभी जगह अगर ऐसे विद्यालय हो जाए, इतनी सुविधा हो जाए, ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल्स हों, तो सभी शिक्षा का स्तर ही सुधर जाएगा प्राइमरी शिक्षा
का। किसी भी देश के लिए, गांव के लिए प्राइमरी शिक्षा सबसे ज़रूरी होती है और सबसे सस्ता संसाधन है ये ग्रामीणों के लिए बेसिकली। तो बहुत सराहनीय प्रयास है पुष्पा जी का, और आगे भी देखो हमसे भी कोई सहयोग हो सकेगा तो हम भी एक समरसेबल लगवाने की अभी इसमें प्रयास में 2-4 दिनों में लगवा देंगे। आज विद्यालय के 155 एडमिशन हैं, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से एक बड़ी संख्या है, और इन बच्चों की उपस्थिति भी 100% रहती है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मनोहर जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। ये मेरी भूमि है और मेरे बच्चे 4 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। 4 साल से पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, यानी कि हर तरफ से बहुत सुरक्षित है, जो भी है अच्छा है। बाकी मेरे बच्चे जो है दूसरे स्कूल में मैंने एडमिशन कराया था और वहाँ जो है मुझे अच्छा पढ़ाई नहीं लगा, यानी कि मुझे पसंद नहीं पड़ा, तो मैंने फिर इसलिए यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन कराया। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपके? 2 बच्चे। 4 लड़के हैं, चारों स्कूल में ही आती है। पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहती थी। वहाँ से हमने यहाँ आके देखा, हमने घर गई, घर घर फिरती हैं, देखती हैं, यहाँ का बदलाव बहुत देखा। पहले बहुत गंदगी थी, नाम भी लेने का कौन किसका उसमें सरकारी में, अरे कौन पढ़ा रहा सरकारी में, क्या है सरकारी में, और हम आके देखा सारा बदलाव है सरकारी में। साफ सफाई इतनी है, बच्चे दिन से पहले तैयार होकर खुद चल देते हैं। और वहाँ तो पैसे लगा, अरे कितने पैसे दे, गरीब आदमी तो वैसी है, तुम्हारी फीस से ही परेशान हो गए। यहाँ के तो बहुत, हमारी लड़की बाप बहुत रानी पे तो कुछ आकर ही ना था, अब देखो रानी कितनी पढ़ने लगी। मेरा बच्चा जब यहाँ स्कूल में यानी कि प्राथमिक विद्यालय रजपुरा में पढ़ने के लिए हमने दाखिल कराया इसको, तो इतना मन बुद्धि था कि कुछ समझ नहीं पाता था कि मुझे क्या करना, कैसे करना। फिर हम ये सोचने लगे पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कैसा होगा। हमने यहाँ पे लगातार भेजते रहे। यहाँ चेंजिंग हमें दिखा कि चेंजिंग हो रही है बच्चे को। फिर हमने उससे घर में बात करनी शुरू करी, तो उससे जो हम पूछने लगे जैसे भाई ये गिनती सुनाना 10 तक, तो उसने 10 तक हमें गिनती सुना दिया। फिर हमने उससे पूछा कि भाई 2 का पढ़ा सुनाना, उसने हमें 20 तक पूरा सुना दिया। फिर हमने उससे ऐसा पूछा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वो भी बता दिया। तो आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बच्चा पढ़ लेगा। कहते हैं जो शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इन्हीं पंक्तियों को पूरा करती पुष्पा यादव आज एक मिसाल बन चुकी हैं। 2017 में यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। समाज कल्याण ट्रस्ट द्वारा बेसिक शिक्षा रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मान मिला है। सूबे में ही नहीं, हर जगह से तमाम सामाजिक संस्थाएं, शोध छात्र तथा शिक्षक यहाँ विजिट करने आते हैं और एक नए सपने के साथ जाते हैं। हमारे देश में पहले बच्चे सब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते थे और प्राइमरी शिक्षा वहाँ बहुत अच्छी दी जाती थी। प्राइमरी, सेकेंडरी सभी शिक्षा के लिए लोग सरकारी विद्यालय में जाना पसंद करते थे। आज स्थिति ये हो गई कि सरकारी विद्यालय में कोई जाना नहीं चाहता। कुछ गरीब लोगों के बच्चे जरूर जाते होंगे, लेकिन हमारे महानगर में एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ और सरकारी विद्यालय के प्रति बच्चों की रुचि जाग गई। एक सरकारी विद्यालय उन प्राचार्य महोदया के प्रयास से और उनके शिक्षकों के प्रयास से कुछ ऐसा वातावरण बदला, कुछ ऐसी हवा जागी कि आसपास के समाज ने उस विद्यालय का महत्व समझा। उसे किसी तबेले या उपले थापने की जगह या आम रास्ते की बजाय उसे विद्या मंदिर बना दिया। ये शिक्षक घर घर जाकर अपनी मोटर बाइक पर तख्ती में लगा करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बुला रहे हैं कि वो समझे विद्यालय का क्या महत्व है। सरकारी विद्यालयों की फीस तो अधिक होती नहीं, किंतु उसमें पढ़ने के लिए बच्चे तब भी नहीं आना चाहते। वो माँ बाप के कामकाजी हाथ हो जाते हैं और इसलिए वो नहीं पढ़ते। उनको अगर विद्यालय में भेजकर माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, जो खाली मजदूर हैं, किसान हैं, जिन्हें शिक्षा का इतना महत्व नहीं पता था, वे भी जान गए हैं। तो ये सचमुच बहुत ही
अच्छी बात है शिक्षा के विषय में ये चुनौती जो हम सब जगह देख रहे हैं उससे कैसे पूरा किया जाए, उससे कैसे दूर किया जाए, उसके लिए ये विद्यालय एक मॉडल है। पुष्पा ने अपने हौसले और बुलंद इरादे से एक नज़ीर पेश की है जो खोखली होती सरकारी बेसिक शिक्षा तंत्र को फिर से पटरी पर लाने का एक बेहतर कदम है। देश की सरकारें अपने इस बेसिक शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या करती हैं ये तो वक्त तय करेगा, मगर पुष्पा जैसी शिक्षक, बेटी, माँ अगर हर जगह हो तो बदलाव जरूर आएंगे और हम सभी मिलकर शिक्षा को व्यापार बनने से शायद रोक पाएं। 2013 से मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापिका हूँ। मैं 2006 से मेरी नियुक्ति है, लेकिन 2013 में एज ए प्रधानाध्यापक मैं इस विद्यालय में आई। पहली बार जब इस विद्यालय में एंट्री की तो मैंने देखा कि ये तो विद्यालय कम एक गद्य भरा युक्त एक विद्यालय था और विद्यालय के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ना यहाँ शौचालय थे, ना कमरे सही थे और गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए थे पूरे उसमें। तो एंट्री करने के बाद देखा कि जब बच्चे ही नहीं इस स्कूल में आ सकते, भौतिक परिवेश ही यहाँ का अच्छा नहीं है, तो बच्चे स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, एडमिट कैसे होंगे। तो मैंने सोचा कि पहले इसका भौतिक परिवेश अच्छा किया जाए, क्योंकि इसमें ना तो चार दीवारी थी, ना गेट थे, मेन गेट भी नहीं था विद्यालय में, और बाहर से सारे भेड़ बकरी और पशु जितने भी थे यहीं पर बांधते थे गाँव वाले, और शराब यहीं पीते थे। बहुत ज्यादा यहाँ का वातावरण ही बहुत बेकार था, तो बच्चे यहाँ पे कैसे आ सकते थे। बारिश होती थी तो घुटने घुटने यहाँ पे पानी भर जाता था, और पानी भरने में बच्चे क्या करते थे, फिर अपने घर चले जाते थे, स्कूल नहीं लग पाता था प्रॉपर वे में। उसके बाद सोच के कि नहीं पहले तो स्कूल ही बदलना है, तो इसकी चार दीवारी करी विभाग की मदद से। गेट मैंने खुद लगवाया यहाँ पर, गेट हो गया, चार दीवारी हो गई। तो फिर दूसरी समस्या ये थी पानी भराव की, जल भराव बरसात में, तो उसको दूर करने के लिए मैंने एक सामुदायिक मदद से यहाँ पे टाइल्स लगे विद्यालय में। टाइल्स लग के विद्यालय का वातावरण थोड़ा अच्छा हुआ, और जहाँ 40-50 बच्चे होते थे, धीरे धीरे स्कूल की स्थिति सुधरने पर यहाँ पे बच्चों का एडमिशन होने लगा। और हालत ये हुई कि भेड़ बकरी और ये सब जो बनते थे, जिन्हें मना किया गया कि भाई अपने भेड़ बकरी यहाँ मत बांधो, तो उनसे मेरी एक तरीके से लड़ाई, गांव वाले आके लड़ने लगे, नहीं जी हमारा विद्यालय और उसको चार दीवारी क्यों करवा रही हो आप, यहाँ पशु कहाँ बंधेंगे थे। तो उनसे बड़ा कह सुनने के बाद बड़े लोगों को, गांव के लोग इकट्ठे करें कि भाई ये स्कूल है आपके बच्चों के लिए है, तो इसको जरा थोड़ी सी व्यवस्था बनाने दीजिए। तब बहुत जाकर बल्कि प्रशासन शासन की थोड़ी मदद लेनी पड़ी, तब जाके ये स्थिति बनी कि हम चार दीवारी हो गई और यहाँ से शराब और लोगों का थोड़ा सा ठहराव हुआ। अगर विद्यालय में बच्चों का आने का ही दिल ना करे उसकी स्थिति देख के, तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आना ही नहीं चाह रहे। तो इसलिए हमें हर एक विद्यालय में हमें यही कोशिश पहले करनी चाहिए कि भौतिक वातावरण उसका ठीक हो, क्योंकि बाहर की स्थिति पहले देखते हैं। शैक्षिक गुणवत्ता अपनी जगह है, बिल्कुल है, लेकिन भौतिक परिवेश भी है, बहुत जरूरी है। और इससे मैंने देखा है, जैसे में हम लोगों ने चित्रकारी करी यहाँ पर, पेंटिंग दीवारों पर, और पेंटिंग भी दीवारों पे हमने अपने आप आके, बीटीसी के कुछ बच्चे आते हैं हमारे, वो और एक सीमा चौहान हमारी मित्र है, वो उनकी पेंटिंग बहुत बढ़िया है, तो उनको साथ में लगा के 3 बजे स्कूल के समय के बाद हमने आके यहाँ पर पेंटिंग करी। और बहुत इस पेंटिंग से ये फर्क पड़ा, एक तो TLM की व्यवस्था हो गई, बच्चे दीवारों में अगर देख रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त हो रही हैं। वो इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, हम संस्कृत भी साथ के साथ संस्कृत पर भी ध्यान दे रहे हैं बच्चों का। उसके अलावा हमने यहाँ पर फिर जब ये सब चीजें व्यवस्था हमारी ठीक हो गई और भौतिक परिवेश हमारा ठीक हुआ, तो हमने शैक्षिक गुणवत्ता पे ध्यान दिया। शैक्षिक गुणवत्ता पे यहाँ पे लगातार पीरियड लगते हैं, एक पीरियड बैल लगती है, और बच्चे पीरियड से अध्यापिकाएं भी पीरियड लेती हैं समय सारणी के अनुसार। और यहाँ पे अब हमने स्मार्ट क्लास स्टार्ट कर दी है। स्मार्ट क्लास से जो भी हमारा सिलेबस है हर क्लास का हमने पेन ड्राइव में कर लिया है। पेन ड्राइव में सिलेबस जो है हम स्मार्ट क्लास अपने LED TV के द्वारा बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट वाइज हम कराते हैं। स्मार्ट क्लास हो गई, फिर हमने यहाँ पे समर कैंप शुरू किया, जिससे कि सामुदायिक बंदे हमसे जुड़े हैं, सारे गांव के लोगों को लगे कि स्कूल में कुछ हो रहा है, हम अपने बच्चों को भेजें वहाँ पे तो कुछ सीखेंगे। तो समर कैंप लगाया। समर कैंप गर्मियों की छुट्टी में हमने यहाँ पे किया था। हमने बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा, लड़कियों के लिए विशेष तौर से हमने यहाँ सिलाई कढ़ाई का रखा, और वो भी वो चीजें करवाई जो जरूरी है। ये नहीं कि हम वहाँ कपड़े सिलवा रहे हैं, हमने बटन लगाना, जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर उनकी कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सिल सके। कुकिंग सिखाई बच्चों को, और कुकिंग में भी वो चीजें नॉन फायर
जिससे वो आसानी से सलाद काटना या इस तरह की चीज़ें जो बिना आग के वो लोग बना सकें और बच्चों को कोई जलने का भी खतरा ना रहे। क्राफ्ट का योगा क्लासेस हमने उस टाइम रखी समर कैंप में, और योगा क्लासेस के बाद हमने उसी टाइम से ये सोचा है कि विद्यालय में भी रेगुलर योगा कराएंगे। हम प्रार्थना के समय के बाद तो आधा घंटा करीब योगा भी बच्चों को प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि करा सकें। उसके अलावा हमारे यहाँ जो प्रार्थना सभा सुबह से जो हमारा विद्यालय स्टार्ट होता है, प्रार्थना सभा से होता है, जो म्यूजिक के साथ है। पूरी प्रार्थना हमारी म्यूजिक के साथ होती है, बच्चे बड़े मन से, और अब ये स्थिति है कि बच्चे उस टाइम में पूरी जगह से कोशिश करते हैं कि हम विद्यालय आए, क्योंकि उन्हें मजा आता है कि भाई प्रार्थना म्यूजिक के साथ हो रही है, तो खुश होके वो सब टाइम से पहले विद्यालय में आने लगे हैं। और हमने इसके साथ साथ प्लेवे के लिए यहाँ बच्चों के लिए क्राफ्ट का सामान रखा है, टेडी बियर्स हैं, डॉल हाउस है, जिससे बच्चों को ये लगे कि यहाँ घर जैसा माहौल मिल रहा है। हमें कोशिश हमें यही करनी चाहिए, बच्चों को विद्यालय में भी घर जैसा माहौल लगे और उनका आने का मन करे, क्योंकि विद्यालय की समस्या यही है कि ठहराव नहीं होता बच्चों का। लेकिन बच्चों का ठहराव निश्चित तौर से होगा अगर हम उन्हें वो सुविधाएं दें, उन्हें घर जैसा माहौल दें, उनकी भाषा से उन्हें जोड़ें। हमने विद्यालय में अपने आप से एक लाइब्रेरी क्रिएट करी, कमरा एक हमने छोटा सा तैयार करा, जिससे कि ये हो सके कि हर बच्चे को किताब पढ़ने को दी जाए। LLF का एक कोर्स है, उसमें मैंने ये सीखा था कि हर बच्चे को, चाहे वो कक्षा 1 का हो चाहे कक्षा 5 का हो, हर बच्चे को फ्री छोड़ें और ये पढ़ने का पूरा मौका दें। पहले क्या होता था कि बच्चे कोई भी किताब उठाए अपनी क्लास में बैठ गए आके। अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को अगर पढ़वाते हैं, लाइब्रेरी में जाने को देते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो, तो उन्हें कोई भी वो बुक पढ़े, लेकिन आके हमें लिख के दिखाएं, या हमें वो पॉइंट चाहे 4 ही पॉइंट है वो लिख के बना दें। इसमें ये हुआ कि फर्स्ट के बच्चे स्टोरी तो नहीं लिख पाए, एक बच्चे ने चित्र बनाया और बैल का चित्र बनाना था उसे, लेकिन उसने एक तिकोना बना दिया और उसके ऊपर 3 लाइन लगा दी, ऊपर को बढ़ती धुआं सा उठा दिया। मैं कहा ये क्या किया बेटा आपने? बोले मैम बैल को ना गुस्सा आ रहा था, इसलिए गुस्से में उसमें से धुआं निकलता है। तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाएगा करने के लिए तो वो जरूर कुछ ना कुछ नया करने की सोचते भी हैं। हमने क्या कहते हैं पूल पार्टी का भी विद्यालय में इंतजाम किया हुआ है। हमने पूल खरीद रखे हैं, गर्मी में बच्चों को उसमें नहाने के लिए पानी भरा जाता है टब में, और वो उसमें खूब मस्ती करते हैं। और इसके पीछे भी एक कारण है कि बच्चे गाँव में क्या होता है कि स्कूल बंद होने के बाद या बीच में 12 में जाते थे नहाने के लिए, और आके बहुत शिकायतें आती थी, मैम उसका बच्चा वहाँ 12 में नहा रहा है उसको, और ये भी डर रहता था कि बच्चे डूब ना जाए। अब यहाँ पे इस चीज का हमने यही सोचा कि इनको मैं लाके वो दूं एक पूल, और जिसमें वो यही अपनी इच्छाएं जो है यही पूरी कर ले, उन्हें कहीं और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और तब से ये हुआ है कि वो बच्चे हर सैटरडे में, गर्मियों में सैटरडे में हम उनका वो पूल पार्टी करते हैं, जिससे कि अब वो ये शिकायतें आनी ही बंद होगी गाँव वालों की भी कि आपका बच्चा वहाँ 12 में जा रहा है, यहाँ घूम रहा है। तो इसका भी हमने निदान इस तरह से किया और बच्चों को इसमें मजा भी खूब आया। समाज का वो वंचित वर्ग, स्पेशली बालक और बालिकाएं जिन्हें हम शारीरिक रूप से अक्षम या दिव्यांग करके जहाँ नकारते हुए चलते हैं, वहीं प्राथमिक विद्यालय रजपुरा, जहाँ हम लोग दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा, स्पेशली शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम सतत रूप से किए जा रहे हैं, जिसमें मैं गौरव शर्मा, साथ में डोर टू डोर सर्वे के पश्चात जब उस बच्चे का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, जब वो बच्चा अपने अभिभावक के साथ विद्यालय में पहुंचता है और शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ता है, तो हम एक आगामी भविष्य के लिए, भारत की पीढ़ी के लिए तैयार करके रख देते हैं सुनहरा भविष्य। इसके अलावा हमने दिव्यांग बच्चे, सबसे ज्यादा मैंने ये कोशिश की कि यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे छोड़ जाते हैं, कोई उन्हें अपने विद्यालय में या कहीं लाना नहीं चाहता, तो मैंने अपने विद्यालय से उन्हें जोड़ा कि वो सामान्य बच्चों के साथ आए, शिक्षा ग्रहण करें, मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें वो कहीं से भी ये ना लगे कि वो कुछ अलग है, कि भाई हम पढ़ नहीं सकते या हमें वो शक्ति नहीं, हम इन बच्चों से अलग है। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को भी अपनी और बच्चों के साथ जोड़ते हुए, मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा दी जा रही है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम।